Dear student, today we will discuss about the paper International Politics, Block Third, Foreign Policy. हम फॉरेन पॉलिसी के बारे में आज चर्चा करेंगे क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है वह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कोई भी देश अपना जो इंटरनेशनल अफर्ट है या फिर कह लो कि इंटरनेशनल उसकी एक्टिविटीज है, वह कहीं ना कहीं उसके नेशनल इंटरेस्ट से या फिर फॉरेन पॉलिसी के बेस पे ही उसको जाना या समझा जा सकता है। क्योंकि हम जब तक इन चीजों को समझेंगे नहीं, जब तक इन चीजों को जानेंगे नहीं, वह हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है, हमारे लिए जो है वह एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। क्योंकि हम इसके माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट को हम बिना किसी देश के, बिना किसी की विदेश नीति को जाने, बिना किसी देश की विदेश नीति को समझे, बिना अगर हमें किसी देश की विदेश नीति किसी भी देश के राष्ट्रीय हितों को समझने का, विदेश नीति के माध्यम से ही हम किसी भी देश के राष्ट्रीय हितों को समझ सकते हैं। विदेश नीति के माध्यम से हम किसी के भी देश की यथास्थिति को समझ सकते हैं। हर देश अपनी यथास्थिति के आधार पे, अपने उसके स्ट्रक्चर के आधार पे, अपने पॉलिसीज के आधार पे, अपने जो रिक्वायरमेंट के आधार पे अपनी पॉलिसी को बनाता है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को बताने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए वह जो है अपने फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से ही अपने आप को व्यक्त करता है। वह विश्व समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, या फिर यह कह सकते हैं कि विश्व समुदाय को बताना है कि उसके कौन कौन से सिद्धांत है जिनको वह फॉलो कर रहा है, कौन कौन से ऐसे विचार है जिनको वह स्वीकार कर रहा है, जिनको वह मान्यता दे रहा है, जिनको वह फॉलो कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसके यहाँ पब्लिक ओपिनियन कैसी है। इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो कोई भी देश अपने जो है फॉरेन पॉलिसी में शामिल करता है, क्योंकि उसका जो है फॉरेन पॉलिसी ही उसके ऑब्जेक्टिव और गोल को डिसाइड करता है। और नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे जो है उसने अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, जो अपने गोल डिसाइड किए हैं, वो उसको वह फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से प्रेजेंट करता है या बताने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वह जो है, जो उसके इंटरनेशनल रिलेशन जो उसको कंडक्ट करने हैं, आखिर वह किस तरह के रिलेशंस डेवलप करना चाहता है, किस तरह के रिलेशंस बनाना चाहता है, वो किस देश से कैसे संबंध रखना चाहता है, किस देश से कैसे संबंध बनाना चाहता है, यह सारी चीजें भी वह अपने जो है फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से अपने जो है जो उसके जो विदेश नीति है उसके माध्यम से वह बताने का प्रयास करता है। साथ ही साथ वह अपने सारे प्रिंसिपल्स, अपने सारे जो है डिसीजंस भी वह जो है वह फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से ही व्यक्त करता है। वो अपने फॉरेन पॉलिसी में इन सभी चीजों को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस देता है कि वो अपने सारे प्रिंसिपल्स इसमें सेट करता है। फॉरेन पॉलिसी में जो है ऐसे सारे प्रिंसिपल सेट करेगा, सारे पॉलिसीज सेट करेगा, सारे डिसीजन अडॉप्ट करेगा। और वह जो है वह यह इस चीज को बताता है कि ग्लोबली जो है हमने ये सारे प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लिए, हमने सारे पॉलिसीज अडॉप्ट कर लिए, हमने सारे ऑर्डर जो है वह ग्लोबल जो ऑर्डर है उसको जो है हमने अडॉप्ट कर लिए। और फिर साथ ही साथ वह यह बताता है कि वह क्या जो है वह किन किन चीजों को फॉलो करेगा, वह ग्लोबली किन किन चीजों को फॉलो करेगा। इन सारी चीजों को अपने फॉरेन पॉलिसी में बताता है। वह अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स भी फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से ही एक्सप्रेस करता है। वह जो है उसके बाद वह जो है किस तरह की इंटरनेशनल रिलेशन को वह कंडक्ट करना चाहता है, और किस किस तरह की जो है वह अपने जो है प्रिंसिपल्स बनाना चाहता है, और इन रिलेशंस को चलाने के लिए वो कैसे कैसे प्रिंसिपल्स डेवलप करना चाहता है, इन रिलेशंस को चलाने के लिए वो कैसे कैसे डिसीजंस लेना चाहता है। ये सारी चीजें जो है वह अपने फॉरेन पॉलिसी में बताता है। फिर जो है असेसमेंट और जो अचीवमेंट उसके हैं, जो अचीवमेंट है और उसको जो असेसमेंट होती है, जो अचीवमेंट का असेसमेंट होता है वह भी उसकी फॉरेन पॉलिसी के बेस पे भी होता है। जो लॉस होता है, लॉस और जो अचीवमेंट है वह सब जो है उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसी के बेस पे जो है उसको डिसाइड किया जाता है। और उसकी बेस पे ही यह बताया जाता है कि अगर, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी फॉरेन पॉलिसी का, जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है वह होता है कि वह किसी भी तरह से कैसे भी करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करे, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त करे। तो जब वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है, जब नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने की बात करता है, तो जब हम उसकी फॉरेन पॉलिसी को
को जज करते हैं, जब हम उसके फॉरेन पॉलिसी को जो है, जब हम उसको असिस्ट करते हैं, असेसमेंट जब उसका करते हैं, तो हमने देखते हैं कि आखिर उसने क्या क्या चीज़ें अचीव कर ली, या उसके अचीवमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, या कौन कौन सी चीज़ें उसने अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के कि कौन कौन सी चीज़ें जो है उसने अचीवमेंट कर लिया, और कहाँ कहाँ पे जो है उसको लॉस हो गया। ये सारी चीज़ें जो है हम फॉरेन पॉलिसी के बेस पे ही कह सकते हैं कि उसका असेसमेंट करते हैं या फिर उसको जज करते हैं। फिर जो है हमारा मीन्स क्या है, माध्यम क्या है, नेचर क्या है, हमारा एक्शन टेकन का जो हमारा एक्शन टू बी टेकन जो हमने किया है अपने अचीव के लिए, अचीवमेंट के लिए, हमने जो अपनी एक्टिविटीज की है, हमने जो एक्शन लिया है वह किस तरह का है, उसका नेचर क्या है, हमने कौन कौन से साधन यूज किए, हमारा गोल क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी जो पॉलिसीज है वो क्या है, हमारी डिस्कशन क्या है, हमारा एक्शन जो प्रोग्राम क्या है, हमारी जो मेंटेनिंग कमेटी है वह कैसे काम कर रही है, हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करने की जो कमेटी है वह कैसे काम कर रही है, हमारे जो है हमारे जो डेलीगेट्स हैं वह कैसे काम कर रहे हैं, हमारे जो कह सकते हैं कि हमारे एम्बेसडर्स कैसे काम कर सकते हैं, हमारे डिप्लोमेट कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम फॉरेन पॉलिसी के अंदर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम अपने फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से ही अपने विचार, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल, अपने प्रिंसिपल्स, अपने मतलब अपनी विदेश नीति से संबंधित सभी चीज़ों को, अपने इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड सभी चीज़ों को हम फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति के माध्यम से ही एक्सप्रेस करते हैं। विदेश नीति ही वह कह सकते हैं कि वह माध्यम है जिससे हम अपनी सारी धारणाओं को, सारे विचारों को व्यक्त करते हैं, हम सारे विचारों को विश्व परिदृश्य में जो है वह प्रस्तुत करते हैं, और उसके आधार पे ही कोई भी देश हमारे साथ अपने संबंधों को क्या करता है, शुरू करता है या संबंधों को निर्धारित करता है। क्योंकि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में अपने गोल डिसाइड कर चुके होते हैं, हम अपने फॉरेन पॉलिसी में अपने जो है कह सकते हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर चुके होते हैं। तो कोई भी देश जो हमसे अपने संबंधों का निर्धारण चाहता है, संबंधों को निर्धारित करना चाहता है, वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है। इन सारी चीज़ों के आधार पे ही वो हमारी फॉरेन पॉलिसी के आधार पे ही, हमारे पॉलिसीज़ के आधार पे ही, हमारे डिसीजंस के आधार पे ही, हमारे नेचर्स के आधार पे ही हमसे संबंध और निर्धारित करता है। और इन सभी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का जो माध्यम है वह फॉरेन पॉलिसी का है, और विदेश नीति के द्वारा ही हम अपने जो है विचारों को, अपने रिक्वायरमेंट को, अपने जो है गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को जो है हम प्रमोट करते हैं, बताते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम ये इस तरह से जब विदेश नीति की बात करते हैं तो हम मान सकते हैं कि विदेश नीति जो है वह एक कह सकते हैं कि दर्पण की तरह होता है, जो किसी भी देश की सारी इच्छाओं, आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। वह जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है, इन सब को व्यक्त करने का जो माध्यम है वह हमारी फॉरेन पॉलिसी है। और हमारी फॉरेन पॉलिसी जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे बनाई जाती है या बनती है, क्योंकि हमारा जैसा नेशनल इंटरेस्ट होगा, हमारा जो भी राष्ट्रीय हित होगा, उसी राष्ट्रीय हित के आधार पर ही हम अपनी फॉरेन पॉलिसी का निर्माण करते हैं, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वह कहीं ना कहीं एक जो है कह सकते हैं कि हमारे लिए एक दर्पण के रूप में काम करती है, जो हमारे विचारों को, हमारे आदर्शों को, हमारे रिक्वायरमेंट को, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को, इन सब को जो है व्यक्त करती है। अब किसी विदेश नीति को के निर्माण में या कह सकते हैं कि वह डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या क्या है, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जो किसी भी देश के फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने वाले, प्रभावित करने वाले वो फैक्टर कौन कौन से हैं, या फिर वो डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के को जो है कह सकते हैं कि प्रभावित करते हैं, या फिर हम वह देखते हैं। अगर हम फॉरेन पॉलिसी के बारे में देखते हैं, तो अगर हम फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन से डिटर्मिनेंट हैं या कौन कौन से फैक्टर हैं जो फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसको हम जो है तीन कह सकते हैं कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली जो है फॉरेन पॉलिसी के जो कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स को हम तीन जो है कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो तीन कैटेगरी क्या है, एक है इंटरनल फैक्टर, ठीक, एक इंटरनल फैक्टर है, दूसरा जो है वह एक्सटर्नल फैक्टर है, और तीसरा जो है पॉलिसी मेकिंग फैक्टर है।
तो इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर और पॉलिसी मेकिंग फैक्टर, ये तीनों जो हैं वह, ये जो फैक्टर हैं या अलग अलग जो है वह कह सकते हैं कि सब डिवीजन में डिवाइड है, सब पार्ट में डिवाइड है। और अगर हम बात करें पहले, सबसे पहले इंटरनल डिटरमिनेंट की, तो हम देखेंगे कि इंटरनल डिटरमिनेंट में ज्योग्राफी जो है वह सबसे पहला टॉपिक है जो इसके इंटरनल डिटरमिनेंट में आती है या इंटरनल डिटरमिनेंट में अपना प्लेस रखती है। तो जो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी का मतलब है कि हर देश की जो फॉरेन पॉलिसी है वह कहीं ना कहीं अपने ज्योग्राफिकल सिचुएशन से जो है वो प्रभावित होती है। इसमें उसका लोकेशन, साइज, जो है टोपोग्राफी है, स्टेट बाउंड्रीज है, क्लाइमेट है, या फिर हाइड्रोग्राफी है, या फिर पॉपुलेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीजें जो है वह कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करती हैं या ज्योग्राफी के अंदर में आती हैं। किसी भी देश की जब फॉरेन पॉलिसी का निर्माण होता है, जब विदेश नीति का निर्माण होता है, तो विदेश नीति के निर्माण में इन तत्वों का इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। इन तत्वों का जो है एक कह सकते हैं कि एक बड़ा जो है वह रोल सामने आ जाता है। हम देखने को हमें के मिलता है कि यह जो फैक्टर है, यह जो डिटरमिनेंट है, वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। किसी भी देश के फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने वाले कारकों में जो है वह उस देश का आकार, या फिर यह कह लीजिए कि उस देश का जो है वह ज्योग्राफी या फिर भूगोल जो है वह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है। किसी भी देश का आकार उसकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। आकार जो होता है, जो उसका साइज होता है, वो मनोविज्ञान और जो उसका जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट को भी प्रभावित करता है। क्योंकि विदेश नीति में जब जनता जब प्रतिक्रिया करती है तो वह जो है अपने साधनों के हिसाब से करती है। अगर हम देखें तो अमेरिका, रूस, चीन, भारत, ब्राजील, फ्रांस, जो अन्य देश हैं, इनकी विदेश नीतियों में इनका जो साइज है, इनकी जो ज्योग्राफी है, इनके जो कारक हैं, जैसे कि इनकी साइज हो गया, इनका एटमॉस्फेयर हो गया, इनकी पॉपुलेशन हो गई, या फिर इनका जो रॉ मटेरियल है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन सब का प्रभाव जो है हमें कहीं ना कहीं इनके फॉरेन पॉलिसी पे दिखाई देता है। क्योंकि आकार के आधार पे, जैसे होता क्या है कि अगर कोई किसी देश की का जो है अगर क्षेत्रफल बड़ा है, उसका आकार बड़ा है, अगर उसका साइज बड़ा है, तो इसका मतलब है कि वह जो है वह नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में, लैंड के मामले में, क्षेत्रफल की दृष्टि से वो एक बड़ा देश है। तो बड़े देश के पास बड़ी संपदा होगी, बड़े देश के पास बड़ा एरिया होगा, तो उसके पास और बाकी सारी चीजें जो है छोटे देश के कंपेयर में बड़ा होगा। तो जैसे उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी, वह फॉरेन पॉलिसी उसकी वह हमेशा एक दमदार या एक जो है ज्योग्राफिकल सिचुएशन के बेस पे एक दमदार और एक जो है शक्तिशाली फॉरेन पॉलिसी के रूप में होगी। क्योंकि बड़ी शक्तियों के बनने के लिए अगर आप अपने आप को एक शक्तिशाली देश के रूप में स्टेबल करना चाहते हैं, अगर अपने आप को एक जो है एक जो शक्तिपूर्ण देश के रूप में अगर आप अपने आप को मानते हैं या स्थापित करना चाहते हैं, तो यह उसके लिए आवश्यक है कि आप जो है क्या करें, आप अपने शक्ति का, आप अपने जो है जो आपकी जो शक्ति है, आपकी जो आपका जो पावर है, आपकी जो शक्ति है, उसका इस तरह से प्रयोग करें, इस तरह से उसका जो है आकलन करें, या इस तरह से उसको व्याख्यायित करें कि वह जो है आपकी फॉरेन पॉलिसी में एक फैक्टर के रूप में काम करे। क्योंकि ज्योग्राफिकल रूप से या फिर यह कह सकते कि साइज से जितने भी जो कंट्रीज बड़ी हैं, जो बड़े देश हैं, वह अपने जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपने विदेश नीति को ऐसे प्रस्तुत करते हैं, ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जैसे कि वह जो है इसको एक शक्तिशाली देश के रूप में अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज है कि उसकी जो यह कहा जाए कि किसी भी फॉरेन पॉलिसी को, किसी भी विदेश नीति का जो कहा जा सकता है कि उसका जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है, या फिर उसका जो साइज है, या फिर उसका जो क्लाइमेट है, वह भी बहुत हेल्पफुल होता है। किसके लिए? उसकी फॉरेन पॉलिसी के लिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई विदेश नीति, जैसे अगर अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका जब अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है, तो अपनी विदेश नीति के निर्माण में वो पूरी तरह से अपने ज्योग्राफिकल सिचुएशन के आधार पे अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है। क्योंकि जब वह हर चीज में कैपेबल है, चाहे वो वाटर का मामला हो, या फिर वह फ्यूल का मामला हो, या फिर वह सिक्योरिटी का मामला हो, या फिर जो है अन्न का मामला हो, खाद्यान्न का मामला हो, चाहे वातावरण का मामला हो, हर मामले में जब वह पूरी तरह से
रिच है, कैपेबल है, तो वह जब वो अपनी फॉरेन पॉलिसी का निर्माण करेगा तो उसी आधार पे करेगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जब अपनी फॉरेन पॉलिसी का निर्माण करेगा तो अगर उसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन अच्छी है भारत की, क्योंकि अगर माना जाता है कि एशिया जो कंटिनेंट है उसमें जो है फॉरेन पॉलिसी के मामले में, जैसे अगर ज्योग्राफिकल सिचुएशन की हम बात करें तो ज्योग्राफिकल सिचुएशन के मामले में इंडिया जो है वह एक बेस्ट जो है ज्योग्राफिकल सिचुएशन के मामले में इंडिया एक बेस्ट कंट्री के रूप में मानी जाती है, क्योंकि यह जो है हिंद महासागर, इंडिया को अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का इकलौता देश है जिसके नाम पे किसी ओशियन का नाम है, अगर हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पे ही पड़ा हुआ है, तो यह भारत की ज्योग्राफिकल सिचुएशन का एक बहुत बड़ा रीजन है कि भारत जो है साइंस के मामले में या फिर एटमॉस्फेयर के मामले में या फिर क्लाइमेट के मामले में या फिर लोकेशन के मामले में या फिर जो है स्टेट बाउंड्रीज के मामले में रिच है, और भारत एक बड़े लैंड या बड़े एरिया में जो है वो स्टेबल है। तो इसलिए इसकी जब फॉरेन पॉलिसी जो डिसाइड होती है वह जो है फॉरेन पॉलिसी, ये कहा जा सकता है कि वह एक पावरफुल फॉरेन पॉलिसी होती है, एक जो है इम्प्रेसिव फॉरेन पॉलिसी होती है, और इससे जो है कोई भी देश इंडिया को जो है वह कहा जा सकता है कि इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस देता है, क्योंकि यह साइज के मामले में, ज्योग्राफिकल सिचुएशन के मामले में या नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में या फिर जो इसके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मामले में जो है यह रिच है, तो इसलिए इसको एक इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया जाता है। और फॉरेन पॉलिसी जो है वह इस कारण से, इस फॉरेन पॉलिसी पे हमारे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर मान लें कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, तो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ी अग्रेसिव बनानी होगी, क्योंकि हम जब किसी से हमको कुछ लेना ही नहीं है या फिर हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं, तो इसका मतलब है कि हम जो है इतने कैपेबल हैं कि हम बिना किसी के सहयोग के भी रह सकते हैं। तो जब कोई भी देश, जब इस हालांकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यह पॉसिबल नहीं है कि कोई भी देश बिना किसी के सहयोग के रहे, क्योंकि हर देश की निर्भरता किसी न किसी देश पे रहती है। आज का जो एरा है वह जो है इंटर डिपेंडेंसी का है, कि आप जो है एक दूसरे पे निर्भर होंगे, अंतर्निर्भरता का एरा है यह। तो इस समय जो है, लेकिन फिर भी जब फॉरेन पॉलिसी का निर्माण होता है तो फॉरेन पॉलिसी के निर्माण में कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, इंपॉर्टेंट रोल देता है। फिर जो दूसरा फैक्टर, जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि हम अगर इस पे बात करें तो ज्योग्राफी में जो है साइज जो है वह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉरेन पॉलिसी को बनाने का, क्योंकि अगर हम रूस की बात करें, चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, अमेरिका की बात करें, या फिर कनाडा की बात करें, या फिर अगर हम ब्राजील की बात करें, तो जितने भी बड़े कंट्रीज हैं जिनका एरिया बड़ा है, जिनका क्षेत्रफल बड़ा है, तो वह कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी को अगर हम देखेंगे तो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वह डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी, क्योंकि उनके पास लार्ज साइज है, उनका साइज भी लार्ज है। दूसरा जो है उनका जो है उनकी स्टेट बाउंड्री भी रिच है, उनका क्लाइमेट भी रिच है, क्योंकि बड़े देशों में क्लाइमेट जो है चेंज होते रहते हैं। छोटे देशों का तो एक तरह का क्लाइमेट होगा, जैसे अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाए तो यूरोपियन कंट्री के लगभग कंट्रीज का क्लाइमेट सेम ही रहेगा, लेकिन जब आप अमेरिका की बात करते हो तो अमेरिका में जो है वह दो तरह का क्लाइमेट मिल जाएगा आपको। एक तरफ एकदम पूरी ठंड का क्लाइमेट रहेगा, जिसे यूरेशिया वाला जो एरिया है वो पूरी ठंड से ग्रसित रहती है, या फिर जो उसका ईस्ट का एरिया है वो ठंड से ग्रसित रहता है, और पीछे का एरिया जो थोड़ा नॉर्मल होता है। तो यह जो अगर कोई बड़ा कंट्री है, अगर कोई बड़ी कंट्री है, तो उसमें हर तरह के मौसम भी पाए जा सकते हैं, हर तरह के क्लाइमेट वातावरण भी पाया जा सकता है, और उसके बाद वहाँ पे एक बड़ी पॉपुलेशन भी रह सकती है, जो बड़ी पॉपुलेशन उसके लिए बड़ी हेल्पफुल होती है, और उसके बाद उसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि अगर बड़ी कंट्री है तो कई जगहों पे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जा सकते हैं। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो ज्योग्राफी जो है वह एक फैक्टर, एक बड़ा फैक्टर होता है जो किसी भी देश के फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करता है, किसी भी देश के फॉरेन पॉलिसी को पे अपना इन्फ्लुएंस डालता है, या फिर उसके बेस पे ही, उसके आधार पे ही किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी जो है वह डिसाइड होती है या बनती है। दूसरा अगर हम बात करें, अगर दूसरी बात करते हैं, तो दूसरा जो फैक्टर है जो फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है या प्रभावित करता है वह है हिस्ट्री और कल्चर। हर देश का अपना एक कल्चर होता है, और हर कंट्री जो है, हर स्टेट जो है अपने हिस्ट्री से रिच होता है, या उसका एक अपना कल्चर होता है।
कोई भी देश है कि हिस्ट्री हर नेशन का अपना, हर नेशन की जो फॉरेन पॉलिसी है वह कहीं ना कहीं अपनी हिस्ट्री से प्रभावित होती है। जैसे अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो कल्चर है, वह हमें यह सिखाता है कि हम वर्ल्ड पीस को प्रमोट करें। ठीक, हम जो है अपने अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पे, अपने ट्रेडिशंस के आधार पे अपने फॉरेन पॉलिसी का निर्माण करते हैं, तो हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो कल्चर है, वह हमेशा वर्ल्ड पीस को प्रमोट करता है। और फर्स्ट अटैक न करने के लिए हमारा जो कल्चर है वो हमें सिखाता है कि हम कभी भी जो है किसी भी कंट्री पे जो है फर्स्ट अटैक नहीं कर सकते। ठीक, तो हम जब कल्चर और हिस्ट्री और कल्चर की बात करें, क्योंकि किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी पे उसके पास्ट का, उसके हिस्ट्री का, उसके कल्चर का प्रभाव होता है। जैसे अगर हम देखें तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, सारी यूरोपियन कंट्रीज अपने अपने कल्चर के बेस पे अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड को यह पता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो एंटी इंपीरियलिज्म होगी, एंटी कॉलोनिज्म होगी एंड एंटी रेसिज्म होगी। क्योंकि वह कभी भी न साम्राज्यवाद की बात करता है, साम्राज्यवाद का विरोध हमेशा से भारत जो साम्राज्यवाद का विरोध करता है, उपनिवेशवाद का विरोध करता है और वंशवाद का विरोध करता है। साथ ही साथ वह अपनी फॉरेन पॉलिसी में वर्ल्ड पीस को प्रमोट करता है। और वह जो है बुद्धिज्म के या जैनिज्म के आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर हमारी जो, या हिंदुइज्म के आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वह कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस को प्रमोट करती है, कहीं ना कहीं पंचशील को प्रमोट करती है, कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को प्रमोट करती है। तो यह सब जो है, इसके जो रूट अगर हम देखें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो रूट है, वो तो रूट कहीं ना कहीं हमारी जो है वो हिस्ट्री या कल्चर से आराम से मिल जाएगी। जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी हिस्ट्री है, हमारे जो कल्चर हैं, हम उसके आधार उनके आधार पे इनको एनालाइज कर सकते हैं, उनके आधार पे इनको देख सकते हैं, जज कर सकते हैं कि इसके रूट जो है वह कहीं ना कहीं हमारे कल्चर, हमारे हिस्ट्री में इसको पाए जाते हैं। कि हम शुरू से ही जो है वह नॉन अलाइनमेंट की बात करते हैं, शुरू से ही हम पंचशील की बात करते हैं, शुरू से ही हम वर्ल्ड पीस की बात करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही वर्ल्ड पीस की बात करता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी वर्ल्ड पीस की बात करती है। हम फर्स्ट नो अटैक के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि हम पहले कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरी चीज कि हम जो है वर्ल्ड पीस के लिए और कह सकते हैं कि वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, विश्व सुरक्षा की बात करते हैं, विश्व की शांति की बात करते हैं। तो यह हमारे फॉरेन पॉलिसी पे हमारे जो कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो हिस्ट्री है, जो पास्ट में हमारी हिस्ट्री है, उन सब का एक बड़ा प्रभाव फॉरेन पॉलिसी पे पड़ता है। और फॉरेन पॉलिसी के एक डिटरमिनेंट के रूप में हिस्ट्री और कल्चर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। और इनके आधार पे जो है हम अपने फॉरेन पॉलिसी को समझ सकते हैं या बनाते हैं। तीसरा जो कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट जो हमको फॉरेन पॉलिसी पे हमारे प्रभाव डालता है या फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करता है, वह है जो नेशनल कैपेसिटी। नेशनल कैपेसिटी का मतलब ये है कि कोई भी देश जो है, जब हम नेशनल कैपेसिटी की बात करते हैं, जब हम इस डिटरमिनेंट की बात करते हैं, नेशनल कैपेसिटी के रूप में बात करते हैं, तो यह एक जो है अनदर स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेंट है फॉरेन पॉलिसी के। किसी भी नेशन के फॉरेन पॉलिसी का नेशनल कैपेसिटी जो है वह एक स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेंट है। और इसमें इंक्लूडेड है क्या, तो मिलिट्री का स्ट्रेंथ उसकी कैसी है किसी भी देश की, दूसरा उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसा है, और तीसरा उसका जो टेक्नोलॉजिकल जो है प्रोग्रेस कितना है। तो यह जो तीनों है वह नेशनल कैपेसिटी को बढ़ाती है। सबसे मेन चीज है कि उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि किसी भी देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ ही उसकी कैपेसिटी, मिलिट्री स्ट्रेंथ ही उसकी कैपेसिटी को एक्सपोज करता है या बताता है। आखिर हम अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को जो है, हम कितने मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में कितने डेवलप है, हमारे पास इक्विपमेंट कितने हैं, हमारे पास वेपन्स कैसे कैसे हैं, हमारी सिक्योरिटी क्या क्या स्थिति है, या फिर हमारे जो मिलिट्री की संख्या कितनी है, हमारे पास कितने टैंक्स हैं, कितने जहाज हैं, हमारे पास इक्विपमेंट कितने हैं, हमारे पास जो है आर्म्स का जो है वह भंडार कितना है। यह सारी चीजें किसी भी देश के किसी भी नेशन की कैपेसिटी को बताती हैं कि अगर वह उसकी जो है, अगर किसी भी देश की मिलिट्री अगर कैपेबल है, मिलिट्री अगर उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ अगर उसका जो है अच्छी है, मिलिट्री स्ट्रेंथ उसकी अगर बड़ी है, तो कहीं ना कहीं वह जो है वह प्रभावित करता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है, वह स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है।
तो जब हम इन चीजों को एनालाइज करते हैं, जब हम इन चीजों को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि आखिर उसकी मिलिट्री की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिलिट्री, अगर सबसे कैपेबल मिलिट्री की बात करें तो वर्ल्ड की सबसे जो है कैपेबल मिलिट्री अगर माने तो अमेरिका की मिलिट्री है। अमेरिका के मिलिट्री की कैपेबिलिटी की बात इस बात से होती है कि अमेरिकी सैनिक जो है वो वेल ट्रेंड होते हैं, उनके पास इक्विपमेंट बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, उनके पास आर्म जो है वह एकदम रिसेंट जो है टेक्निकल आर्म्स होते हैं, और वह जो है इसलिए वह ज्यादा पावरफुल होता है। तो जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट के रूप में जब नेशनल कैपेसिटी को एनालाइज किया जाता है तो उसमें यह ध्यान रखा जाता है कि जो रिलेटेड कंट्रीज है जिसकी फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज किया जा रहा है तो उसकी मिलिट्री कैपेसिटी कितनी है, उसकी जो है सेना की संख्या क्या है, उसके सेना की सुविधाएं क्या क्या है, सेना कितनी संतुष्ट है, कितनी हैप्पी है, उसका सेना का मनोबल कैसा है, इन सभी चीजों को इसमें ध्यान में रखा जाता है। फिर जो दूसरा है कि उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि कोई भी देश है, किसी भी देश की अगर हम बात करते हैं, अगर उसके हम किसी भी देश की कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वह जो है वह इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है। क्योंकि जो भी कंट्री जितना इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी, जितनी जो भी इकोनॉमिकली अगर वह फ्री है या फिर यह कह लीजिए कि इकोनॉमिकली वह पावरफुल है, तो वह जो है उतनी अच्छे तरीके से अपनी कैपेसिटी को एक्सप्लेन कर पाएगी, अपनी कैपेसिटी, नेशनल कैपेसिटी पे अपना रोल दे पाएगी। क्योंकि जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलप्ड इस कारण से ही है क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल कैपेसिटी जो है वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आपके पास इकोनॉमिकल कैपेसिटी है, अगर आप इकोनॉमिकली आप जो है पूरी तरह से स्ट्रांग है, तो आप कोई भी बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने लिए सारे सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। तो किसी भी नेशन के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से भी उसके नेशनल कैपेसिटी को जाना या समझा जा सकता है। क्योंकि जो ही उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होगी, जो ही उसकी जीडीपी अच्छी होगी, जो ही उसकी जीएनपी अच्छी होगी, तो इसका मतलब है कि वह नेशन जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखेगा, अपना इंपॉर्टेंस जो है एक रोल देगा। क्योंकि उसके जो है उस पावर को, उस कैपेसिटी को इकोनॉमिकल बेस पे जज किया जाएगा कि अगर वह इकोनॉमिकली डेवलपमेंट है, अगर डेवलप्ड है या इकोनॉमिकली कैपेबल है, तो इसका मतलब है कि वह जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है और उसका जो नेशनल कैपेसिटी है वह भी जो है वह अच्छा है और वह भी जो है पावरफुल, दमदार, और वह एक शक्तिशाली देश के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेगा। क्योंकि इकोनॉमिकल अगर हम देखें तो किसी भी तरह की सरकार हो, किसी भी तरह की शासन व्यवस्था हो, अगर उसको संचालित करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसका उसकी जो कैपेसिटी है, जो इकोनॉमिकल कैपेसिटी है वो स्ट्रांग हो। इकोनॉमिकल ग्रोथ के आधार पे ही हम उसको जज कर सकते हैं। तो कोई भी देश है, अगर हम उसकी किसी भी देश की कैपेसिटी को अगर हम जज करते हैं, अगर उसके नेशनल कैपेसिटी को हम समझने का प्रयास करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह देखना होता है कि उसका इकोनॉमिकल ग्रोथ कितना है और वह किस तरह से है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है उनकी कैपेसिटी नो डाउट डेवलपिंग कंट्री से या फिर अंडर डेवलपिंग कंट्री से बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें तो अंतर तो अंडर डेवलपिंग कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज में ही आ जाते हैं, लेकिन फिर भी यह इकोनॉमिकल ग्रोथ एक बड़ा फैक्टर होता है, इकोनॉमिकल कंडीशन एक बड़ा फैक्टर होता है कि वो फॉरेन पॉलिसी को कैसे प्रभावित करता है या फिर वह कैसे जो है इंटरनेशनल रिलेशन में उसके फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करता है और अपने तरीके से उसे मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ अगर किसी देश की कैपेसिटी की जब बात आती है तो उसमें तीसरा फैक्टर जो आ जाता है, क्योंकि हमने जो देख लिया कि उसकी मिलिट्री कैपेसिटी भी आ जाएगी उसमें कि उसके मिलिट्री कैपेसिटी कितनी है या फिर मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, फिर उसके बाद उसका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है। तीसरा जो है अगर हम बात करें तो वह जो है उसका टेक्नोलॉजिकल जो है कैपेसिटी या स्ट्रेंथ कितनी है, यह भी मायने रखता है कि वह जो है उसके यहाँ टेक्नोलॉजिकल जो है डेवलपमेंट कितना है। तो जब हम इस डेवलपमेंट को जज करते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो जापान जो है, जापान एक छोटा सा देश है जो जिसका साइज जो है वो बहुत छोटा है और नो डाउट कि भारत से बहुत छोटा देश है जापान। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दोनों को जज करें तो भारत से कम 10 गुना ज्यादा डेवलप्ड है टेक्नोलॉजी के मामले में जापान। क्योंकि जापान ने अपने यहाँ टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से डेवलप किया है और जापान जो है और टेक्नोलॉजी के बेस पे ही अपने आप को एक डेवलप कंट्री के रूप में स्टेबल कर लिया। चाइना की भी बात करें तो चाइना ने भी अपने यहाँ टेक्नोलॉजी के बेस पे ही अपना ग्रोथ जो है वो लगातार, हालांकि भारत और चाइना लगभग पैरेलल जो है वो अपना अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू करते हैं एक जो है इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में। लेकिन जब हम चाइना और इंडिया को एनालाइज करते हैं तो चाइना और इंडिया के
पॉलिटिकल सिस्टम को अगर हटा दिया जाए, क्योंकि भारत का पॉलिटिकल सिस्टम लिबरल है, वेलफेयर है, वेलफेयरफुल है, और दूसरी चीज है कि वह जो है पब्लिक ओरिएंटेड है, भारत का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है। लेकिन चाइना का जो स्ट्रक्चर है वह थोड़ा अलग तरह का है। लेकिन अगर हम अगर बात करें टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की, तो दोनों में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी अंतर है। चाइना भारत से टेक्नोलॉजी के मामले में नो डाउट कि वह आगे है, और वह जो है भारत से ज्यादा अपने आप को डेवलप कर चुका है या ज्यादा ग्रोथ कर चुका है। तो यह जो कैपेसिटी है, यह जो टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी या टेक्निकल कैपेसिटी है, यह भी कहीं ना कहीं हमारे जो है फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करता है, और हमारा फॉरेन पॉलिसी जो है इससे भी प्रभावित करता है। और यह तीनों जो है वह जो है नेशनल कैपेसिटी को क्या करते हैं, दिखाते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो इकोनॉमिकल पावर के रूप में यूएसए जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि वह जो है अपने फॉरेन पॉलिसी को रूस की फॉरेन पॉलिसी से ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, केवल इकोनॉमिकल ग्रोथ के आधार पे। क्योंकि जो अमेरिका का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वह कैपिटलिज्म के बेस पे है, वहां पे इंडस्ट्रीज बेस जो है इकोनॉमी है, जबकि रूस जो है वो फार्मर बेस है, किसानी, या फिर यह कह लीजिए कि वहां पे एक मिक्स इकोनॉमिकल सिस्टम है। तो इस आधार पे यूएसए जो है वो इकोनॉमिकली रूप से बहुत स्ट्रांग है, तो उसकी फॉरेन पॉलिसी और रूस की फॉरेन पॉलिसी या अदर कंट्रीज की जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है, इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रांग कंट्री है, उनकी फॉरेन पॉलिसी और बाकी कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी में अंतर आ जाता है। अगला जो डिटर्मिनेंट है, जो कहा जा सकता है कि जो फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करता है या फॉरेन पॉलिसी पे अपना प्रभाव छोड़ता है, वह है पब्लिक ओपिनियन। क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो है वह एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्रभावित करता है, और गवर्नमेंट इस पब्लिक ओपिनियन से प्रभावित होकर ही एज पॉसिबल अगर है तो वह जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से क्रिएट करती है या मॉडिफाई करती है। अगर हम बात करें तो जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो डेमोक्रेटिक स्टेट में स्पेशली जो गवर्नमेंट जो है वह कहीं भी पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो है वह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसमें, डेमोक्रेटिक स्टेट में या डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में अगर गवर्न हो रही है तो। और अगर इसके विपरीत कोई अगर अलग तरह की सरकार है, तो वहां पे पब्लिक ओपिनियन को हो सकता है कि वो थोड़ा अवॉइड करे, हो सकता है कि वो थोड़े उससे किनारा कर ले। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, अगर लोकतांत्रिक सरकार है, तो वह पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकती, पब्लिक ओपिनियन को अवॉइड नहीं कर सकती, उसको एक इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंस देना ही देना होगा। क्योंकि पब्लिक ओपिनियन के बेस पे ही जो है वह कहीं ना कहीं जो है अपनी सरकार बनाई हुई है, और इसी पब्लिक ओपिनियन के बेस पे ही अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी है। क्योंकि जो चाहे वह कह सकते हैं कि डोमेस्टिक प्रेशर हो, फॉरेन पॉलिसी के निर्माण में कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती है, और एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री फॉरेन पॉलिसी अपने फॉरेन पॉलिसी के क्रिएशन में या फॉरेन पॉलिसी के निर्माण में कभी भी पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकता। क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वह सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इंटरनेट हो, या जो भी चीजें हैं, हर माध्यमों से पब्लिक ओपिनियन के आधार पे ही फॉरेन पॉलिसी का निर्माण लिया जाता है। क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो है, जो पब्लिक ओपिनियन है, जनता जो अपनी राय है वह हर माध्यम से दे सकती है, वो अपने फीडबैक के माध्यम से बता देती है कि हमें यह चीजें क्या है, कि इनमें सुधार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो पब्लिक ओपिनियन फॉरेन पॉलिसी के निर्माण में या फॉरेन पॉलिसी के को फॉर्म करने में एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है। और पब्लिक ओपिनियन के आधार पे कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको अपने पब्लिक को, अपनी स्टेट की, अपने पॉपुलेशन को जो है वो जवाब देना पड़ता है। अगर वह उसने अचीवमेंट कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर उसने लॉस किया है तो उसके जो है उसको जवाब देना पड़ता है, और पब्लिक के पास फिर उनसे जाना ही पड़ता है। तो इसलिए कि कोई भी सरकार, किसी भी अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म की गवर्नमेंट है, तो वह कभी भी पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकती, पब्लिक ओपिनियन को अवॉइड नहीं कर सकती।
इसी तरह जो अगला फैक्टर है या अगला जो फैक्टर है या कारक है जो फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करता है वह आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि हमारे पास जो है हम अपनी फॉरेन पॉलिसी का जब निर्माण करते हैं तो अपने आइडियोलॉजी के बेस पे करते हैं। जैसे हमारी आइडियोलॉजी जो है, अगर हम देखें तो अगर आइडियोलॉजिकल बेस की बात करें तो हमारी आइडियोलॉजी अगर कैपिटलिस्ट की है तो हम कैपिटलिस्ट तरह की आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करेंगे। अगर हमारी आइडियोलॉजी जो है अगर सोशलिज्म की तरह की है या कम्युनिज्म की तरह की है तब उसकी तरह काम करेंगे। लेकिन हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो विदेश नीति है, वह कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से प्रभावित होती है और आइडियोलॉजी से भी प्रभावित होती है। जैसे अगर हम बात करें तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो नेहरू का जो झुकाव था वो सोशलिज्म की तरह था, सोशलिज्म की तरफ था। तो नेहरू की आइडियोलॉजी को, नेहरू की फॉरेन पॉलिसी को अगर हम जब एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि वह जो है उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वह कहीं ना कहीं झुकी हुई दिख रही है, सोशलिज्म की तरह झुकी हुई दिखती है समाजवाद की तरफ। क्योंकि नो डाउट वो इक्वलिटी पे भरोसा करते थे और वह जो है समाजवाद की तरफ उनका झुकाव था, तो उन्होंने इस चीज को स्वीकारा भी और इस चीज को उनकी फॉरेन पॉलिसी में देखा भी जा सकता है। जैसे अगर हम नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज करें तो नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी कैपिटलिज्म की तरह झुकी हुई दिखाई देती है, सोशलिज्म के से कैपिटलिज्म की तरह झुकी हुई दिखाई देती है। तो आइडियोलॉजी का जो प्रभाव है, फिर उसके बाद नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी, नेहरू की फॉरेन पॉलिसी पे नेहरू के खुद के आइडियोलॉजी का भी प्रभाव है कि नेहरू जो है वह वर्ल्ड पीस को सपोर्ट करते थे, वह जो है वह शांति चाहते थे और शांति की स्थापना के लिए प्रयासरत थे। तो इसलिए उनकी आइडियोलॉजी में हम देखते हैं कि वो शांति के लिए उनकी आइडियोलॉजी जो उनकी फॉरेन पॉलिसी में शांति के लिए प्रयास करना या शांति के स्थापना के लिए प्रयास करना, इन सब चीजों को हम उनकी आइडियोलॉजी के बेस पे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं या देख सकते हैं कि यह जो इसका जो प्रभाव है वह जो है फॉरेन पॉलिसी पे पड़ता ही पड़ता है, चाहे सोसाइटी का हो, हिस्ट्री का हो या फिर जो प्रॉपर फंक्शन करते हैं या जो गवर्नमेंट जो फंक्शन करती है, जिस आइडियोलॉजी पे गवर्नमेंट फंक्शन करती है, जिस आइडियोलॉजी पे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो फंक्शन करता है, इन सभी चीजों का, इन सभी तरह की आइडियोलॉजी का प्रभाव हमारे जो है वह फॉरेन पॉलिसी पे पड़ता ही पड़ता है। हमारी फॉरेन पॉलिसी इससे प्रभावित होती ही होती है और हम अपने फॉरेन पॉलिसी के आधार पे, हम जब अपने फॉरेन पॉलिसी का निर्माण करते हैं, हम जब अपने फॉरेन पॉलिसी को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने फॉरेन पॉलिसी में जो है इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं, इन सारी चीजों के आधार पर ही अपने फॉरेन पॉलिसी का हम निर्माण करते हैं। तो नो डाउट कि आइडियोलॉजी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक इंपॉर्टेंट जो डिटर्मिनेंट है कि जो किसी भी चीज को, जब भी कोई नेशन अपनी फॉरेन पॉलिसी का निर्माण, इसलिए जब किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को जाना जाता है तो उस फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए वहां की आइडियोलॉजी जो है वह समझना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि आइडियोलॉजी हमको उस फॉरेन पॉलिसी को समझने में एक सहायक के रूप में काम करता है। हम जितनी आसानी से उसकी आइडियोलॉजी को समझ जाएंगे उतनी आसानी से हम उसकी फॉरेन पॉलिसी को समझ जाएंगे। तो जब हम देखते हैं कि कोल्ड वार में, जो कोल्ड वार के समय के अगर हम एनालाइज करें तो कोल्ड वार के टाइम ड्यूरेशन में जो यूएसए था और सोवियत यूनियन था, दोनों का जो वार था, ये पूरा कोल्ड वार ही एक आइडियोलॉजिकल वार था और दोनों की फॉरेन पॉलिसी अपनी अपनी आइडियोलॉजी के बेस पे बनी हुई थी और दोनों जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से अपनी अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का प्रयास कर रहे थे, अपने प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। तो दोनों की जो आइडियोलॉजी है, दोनों की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो उनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित थी। तो आइडियोलॉजी जो है वह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट जो है वह एलिमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है जो फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करता है। और इस चीज को आप हर देश की फॉरेन पॉलिसी में समझ सकते हैं कि कोई भी कंट्री, जो कंट्री जिस तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, जिस तरह की आइडियोलॉजी को इंपॉर्टेंस देती है, वह अपनी फॉरेन पॉलिसी को उसी आइडियोलॉजी के आधार पे, उसी आइडियोलॉजी के बेस पे जो है क्रिएट करती है और उस आइडियोलॉजी से ही वह कहीं ना कहीं उसकी फॉरेन पॉलिसी प्रभावित होती है। तो हम फॉरेन पॉलिसी के आधार पर उसकी आइडियोलॉजी को समझ सकते हैं, उस देश की आइडियोलॉजी के आधार पर उसकी फॉरेन पॉलिसी को समझ सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं और फॉरेन पॉलिसी और आइडियोलॉजी ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर जो अगला फैक्टर है या अगला जो कारक है या अगला डिटर्मिनेंट है जो फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करता है, वह जो है सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। क्योंकि जिस भी देश का जिस भी देश का सोशल स्ट्रक्चर जैसा होगा उसकी फॉरेन पॉलिसी वैसी होगी। जिस तरह की गवर्नमेंट होगी, जिस तरह का उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, उस तरह की उसकी फॉरेन पॉलिसी होगी। क्योंकि जब हम
स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सोशल स्ट्रक्चर में मतलब क्या है कि अगर उसके इलीट क्लास और लेबर क्लास में जिस तरह की सिचुएशंस होगी, जिस तरह का बॉन्ड होगा, जिस तरह का उसका स्ट्रक्चर होगा, वह फॉरेन पॉलिसी के निर्माण में, फॉरेन पॉलिसी में वो सारी चीजें दिख जाएंगी। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है वह कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रक्चर को भी से भी प्रभावित होती है, सोशल स्ट्रक्चर को भी प्रेजेंट करती हैं। क्योंकि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर होता है उसी सोशल स्ट्रक्चर के आधार पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हमारी जो है वह हमारा नेशनल इंटरेस्ट डिसाइड होता है। क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर जैसा है वैसा हमारा पब्लिक ओपिनियन होगा, वैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, वैसी हमारी सरकार से अपेक्षाएं होंगी, और उसी तरह से सरकार जो है वो फॉरेन पॉलिसी का निर्माण करेगा। तो हम जब इस सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जितना स्ट्रांग हमारा सोशल स्ट्रक्चर होगा और जितना जो है इंटीग्रेटेड सोशल स्ट्रक्चर होगा, उतना ही हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होगी, उतना ही हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वह बेहतर होगी। क्योंकि यूनाइट जो सोसाइटी होती है, जो भी जिस भी कंट्री का सोशल स्ट्रक्चर यूनाइट होता है, इंटीग्रेटेड होता है, जो एक दूसरे के साथ फ्रेटर्निटी या एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ अगर सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाले लोग नहीं हैं, और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाले लोग नहीं होगी तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रांग बनेगी। साथ ही साथ अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वह भी डिसाइड करता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। क्योंकि अगर हम देखें तो जो डेमोक्रेटिक स्टेट की अगर हम फॉरेन पॉलिसी को देखें, और साथ ही साथ अगर हम किसी जो है अगर मोनार्कियल स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को देखें, तो दोनों की जो फॉरेन पॉलिसी है और दोनों के फॉरेन पॉलिसी में अंतर आ जाएगा। क्योंकि दोनों की फॉरेन पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है, जो उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वह कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करता ही करता है। वह हमारे सोशल स्ट्रक्चर को भी प्रभावित करता है, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी प्रभावित करता है, और वह हमारे सोशल स्ट्रक्चर से भी प्रभावित होता है और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से भी प्रभावित होता है। तो जो फॉरेन पॉलिसी है वह पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से भी प्रभावित होती ही होती है। अगर हम इसको डीप एनालाइज करें तो अगर हम देखें तो सरकारों के निर्माण से या सरकारों के कह सकते हैं कि उनके जो है सरकार के विचारों से भी या सरकार के स्ट्रक्चर से भी हम उसकी अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यूपीए की फॉरेन पॉलिसी देखें, कांग्रेस के लेड में जो यूपीए की फॉरेन पॉलिसी थी, अगर उसको एनालाइज करें और उसी के साथ हम बीजेपी के लीड में अगर हम जो है एनडीए की फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज करें, तो दोनों के फॉरेन पॉलिसी में हमें स्पष्ट अंतर दिखाई दे देगा। और यह दोनों के जो फॉरेन पॉलिसी में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है, या कहीं ना कहीं हमारे जो है सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के कारण दिखाई देता है। और यह जो है प्रभावित करता है किसको, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, हमारे फॉरेन पॉलिसी को, और हमारे जो है सोशल स्ट्रक्चर से भी हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रभावित होती है। तो इस तरह से अगर हम पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर जो है वह अगर जैसे देखें तो सोशल स्ट्रक्चर में अगर इक्वलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी होगी वह पीसफुल होगी, स्ट्रांग होगी और सोसाइटी ओरिएंटेड होगी। तो अगर हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो है वह अच्छा है, स्ट्रांग है, अगर कोऑपरेशन बेस है, हेल्पफुल है और इंटीग्रेटेड है, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होगी, हमारे फॉरेन पॉलिसी जो है वह ज्यादा बेहतर होगी, और हम जो है अपने फॉरेन पॉलिसी के आधार पे अपने आप को अच्छे ढंग से जो है इंटरनेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपने आप को अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर पाएंगे, अच्छे ढंग से अपने आप को प्रमोट कर पाएंगे। फिर जब हम बात करते हैं अगले डिटर्मिनेंट की, तो नेशनल इंटरेस्ट जो है वह एक फैक्टर है, वह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या कहें कि नेशनल इंटरेस्ट तो बेस ही है फॉरेन पॉलिसी की। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी को नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे ही फॉर्म किया जाता है, नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे ही इसका निर्माण किया जाता है, नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे ही इसको बनाया जाता है। तो जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, जब हम नेशनल फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, तो हम नेशनल इंटरेस्ट की बात किए बिना रह ही नहीं सकते। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है वो फॉरेन पॉलिसी का बेस ही नेशनल इंटरेस्ट है, और यह जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह कह सकते हैं कि फैक्टर है जो फॉरेन पॉलिसी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि जब फॉरेन पॉलिसी, कोई भी देश जब अपने फॉरेन पॉलिसी का निर्माण करती है, तो वह जो है सेंटर में नेशनल इंटरेस्ट को रखती है, और नेशनल इंटरेस्ट को सेंटर में रख के अपनी फॉरेन पॉलिसी का निर्माण करती है। और यह जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है वह कहीं ना कहीं नेशनल जो इंटरेस्ट है
उसी के आधार पे फॉर्म की जाती है, उसी के आधार पे बनाई जाती है। और इसका पूरा बिहेवियर, फॉरेन पॉलिसी का पूरा बिहेवियर जो है वह नेशनल इंटरेस्ट के आधार पे ही डिसाइड होता है, चाहे वह नेशनल इंटरेस्ट के आधार पे वो मॉडिफाई करना हो, नेशनल इंटरेस्ट के आधार पे उसको एक्सप्लेन करना हो, नेशनल इंटरेस्ट के आधार पे उसको फिर रिफॉर्म करना हो। हर चीज जो है वह नेशनल इंटरेस्ट के ग्राउंड पे ही होती है, हर चीज जो है नेशनल इंटरेस्ट के आधार पे ही बनती है। तो जब हम इस तरह की, जब हम अपने फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज करते हैं, जब हम अपने फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, तो हम दिखाई देता है कि फॉरेन पॉलिसी जो है नेशनल इंटरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है और नेशनल इंटरेस्ट ही सेंटर में होता है और उसी के आधार पे हम अपने फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करते हैं। यह तो हमारे इंटरनल फैक्टर हो गए कि हम इंटरनल फैक्टर में इन जो है डिटरमिनेंट से प्रभावित होता है हमारी फॉरेन पॉलिसी। अब जब हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं कि वो एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं जिससे हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रभावित होती है। जब हम फॉरेन पॉलिसी पे प्रभाव डालने वाले एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वह आल्सो ए वेरी नेसेसरी फैक्टर फॉर फॉरेन पॉलिसी। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वह भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को। अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लॉ है, ट्रीटीज है, एग्रीमेंट है, पैक्ट है, इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वह सब जो है वह कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। अगर हम देखें, अगर इसको हम डीप थोड़ा जाएं तो अगर एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि जो अगर इन सारे फैक्टर को हम अगर डिवाइड करें तो एक्सटर्नल फैक्टर में हम जो है 3 एलिमेंट्स बेसिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एक पहला है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जितनी है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वह पहला। दूसरा जो है इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन या वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, यह भी दूसरा फैक्टर हो सकता है, होता है। और तीसरा जो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ अदर स्टेट, कि जो भी देश अपने फॉरेन पॉलिसी को बना रहा है, फॉर्म कर रहा है या क्रिएट कर रहा है, उसके अलावा जो दूसरे देश की फॉरेन पॉलिसी है वह भी कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में काम करती है हमारे फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वह भी हमारे फॉरेन पॉलिसी को जो है प्रभावित करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल देता है। और साथ ही साथ जो कह सकते हैं कि इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है, यह भी फॉरेन पॉलिसी को हमारे प्रभावित करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल देता है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक जो यूएनओ है या अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वह भी जो उनका जो मोटिव है वह मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस है। तो इस और वह जो है इस चीज को हमेशा ध्यान रखते हैं कि कोई भी देश अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी को बना रहा है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर है कि नहीं है, कि वह मेंटेन पीस एंड इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। साथ ही साथ वह जो इंटरनेशनल लॉ को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है, इंटरनेशनल लॉ को लेकर जो है उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या है, फिर जो है जो एक्टिविटीज एंड उसके जो एजेंसीज हैं जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और बाकी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सार्क हो गया, आसियान हो गया, अपेक हो गया, इन सब का भी प्रभाव जो है वह कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी पे पड़ता है। क्योंकि यह इनका जो है यह एक कहा जा सकता है कि एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में जो है फॉरेन पॉलिसी को कह सकते हैं कि नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो अगर कोई भी देश अपनी फॉरेन पॉलिसी को बना रहा है, फॉरेन पॉलिसी को क्रिएट कर रहा है, तो वह यूएनओ की गाइडलाइन को मानेगा ही मानेगा, या उसको ध्यान में रख के ही अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएगा। फिर जो कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को भी ध्यान में रख के अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाएगा। फिर साथ ही साथ वह हमेशा इस बात का प्रयास करेगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी हो ऐसे हो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी विदेश नीति जो इंटरनेशनल या कह सकते हो इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर को जो है वो प्रमोट करती हो। साथ ही साथ जो उसके कह सकते हैं कि जो उसके एजेंसीज हैं, यूएनओ के जो एजेंसीज हैं, उनके भी जो उनका जो प्रभाव है उनका भी जो है फॉरेन पॉलिसी पे पड़ता है। साथ ही साथ जो रीजनल एसोसिएशंस हैं या रीजनल जो है ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सार्क है, आसियान है, अपेक है, इन सब का भी प्रभाव हमारे फॉरेन पॉलिसी पे पड़ता है। तो कोई भी देश जब अपनी फॉरेन पॉलिसी का निर्माण करता है तो अपने इंटरनल जो उसके फैक्टर्स हैं जिससे वो प्रभावित होता ही होता है, साथ ही साथ एक्सटर्नल फैक्टर से भी प्रभावित होता है। और एक्सटर्नल फैक्टर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
जो फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करता है, फिर इंटरनेशनल लॉ है, ट्रीटीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जो कह सकते हैं कि एग्रीमेंट है, पैक्ट है, इन सभी चीजों का प्रभाव जो है वह फॉरेन पॉलिसी में पड़ता ही पड़ता है। दूसरा जो फॉरेन पॉलिसी में जो एक्सटर्नल प्रभाव पड़ता है या एक्सटर्नल जो इफेक्ट डालती है या इन्फ्लुएंस्ड होती है फॉरेन पॉलिसी, वह जो है वह वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन है। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन का मतलब है कि हमारे जो है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वह इंटरनल पब्लिक ओपिनियन से भी प्रभावित होती है और एक्सटर्नल पब्लिक ओपिनियन से भी प्रभावित होती है, क्योंकि हम जो है कभी भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से नहीं बना सकते, इस तरह से क्रिएट नहीं कर सकते कि वह पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट हो। अब पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट का क्या मतलब है, और पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट होने का मतलब यह है कि पब्लिक ओपिनियन जो है हमेशा वर्ल्ड पीस को लेके चलती है। पब्लिक ओपिनियन जो हमेशा वर्ल्ड पीस को प्रमोट करती है, वह चाहती है कि वर्ल्ड वार न हो, या फिर हमेशा जो है वह पीसफुली डेवलपमेंट हो। हर नेशन, हर राष्ट्र जो है अपना विकास करे, हर नेशन, हर राष्ट्र अपने डेवलपमेंट करे, लेकिन वह पीसफुली करे, वह उसमें किसी का किसी तरह का कोई इंटरफेयर ना हो, वह जो है कोई किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ह्यूमन राइट प्रिजर्व हो, जो एनवायरमेंट हो वह प्रिजर्व हो, वातावरण सुरक्षित हो, वार ना हो, पीस स्टेबल हो, कोऑपरेशन हो, हेल्पफुल वातावरण हो। और यह जो सारी चीजों का प्रभाव जो है वो फॉरेन पॉलिसी पे हमारे पड़ता है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो है वह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन किसी भी देश की सरकार को प्रभावित करता है। पब्लिक ओपिनियन किसी भी देश को, अगर हम हिटलर को डिक्टेटर के रूप में मानते हैं, अगर हम हिटलर मुसोलिनी की जब बात करते हैं तो हिटलर मुसोलिनी को डिक्टेटर के रूप में प्रमोट करने में पब्लिक ओपिनियन का सबसे बड़ा रोल था, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज थी, उनके जो आइडियाज थे, उनके कह सकते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज थी वह कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट थी। इसीलिए पब्लिक ओपिनियन के आधार पे ही उनको डिक्टेटर और तरह तरह के चीजों से वो किया गया था। तो पब्लिक ओपिनियन जो है वह किसी भी देश के फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने वाला एक फैक्टर है। उसके बाद हम तीसरा जो एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे फॉरेन पॉलिसी को या फॉरेन पॉलिसी को जो है वह प्रभावित करता है, वह है अदर कंट्रीज, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अदर कंट्रीज। जब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, जब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं, जो निर्माण करते हैं, तो हम जो है सबसे मेन चीज क्या है कि हम अपने साथ साथ दूसरे देशों की फॉरेन पॉलिसी को भी ध्यान में रखते हैं। क्योंकि हमारा, अगर हम एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम अपने बिहेवियर को एनालाइज करें तो हम देखें कि हम अपने बिहेवियर के साथ साथ हमारा बिहेवियर सामने वाले के बिहेवियर से भी प्रभावित होता है। अगर सामने वाला का बिहेवियर जैसा है वैसा ही हमारा बिहेवियर हो जाएगा। अगर सामने वाला अग्रेसिव है तो देखिए आप भी अग्रेसिव हो जाएंगे, अगर सामने वाला कूल है तो आप भी कूल हो जाएंगे। तो जब भी कोई फॉरेन पॉलिसी फॉर्म होती है तो फॉरेन पॉलिसी फॉर्म होने के साथ साथ उसका जो है जो अदर्स कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी है, अदर स्टेट की जो फॉरेन पॉलिसी है, उससे भी वो प्रभावित होती है। उसको भी अगर मान लीजिए फॉरेन रिलेशन डेवलप करना है, अगर अदर कंट्रीज से रिलेशंस डेवलप करने हैं, अगर उससे फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करने हैं, तो वह जो है कहीं ना कहीं अदर कंट्रीज से, दूसरे देशों की फॉरेन पॉलिसी से भी वो प्रभावित होगी। ठीक, क्योंकि वह दूसरे देश भी तो हमारे साथ रिलेट है, क्योंकि हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे तो अप्लाई तो अपने पे करेंगे, लेकिन किसी दूसरे के साथ तो उसको रिलेट करेंगे। तो इसलिए जब हम यह बात करते तो जब भी हमारे जो फॉरेन पॉलिसी निर्माता है या फिर जो हमारी विदेश नीति का निर्माण कर रहे हैं, वह लोग जब अपनी विदेश नीति का निर्माण करते हैं तो उनके दिमाग में यह कॉन्सेप्ट रहता है, यह विचार रहता है कि वह जो है अदर कंट्रीज के फॉरेन पॉलिसी को भी इसको ध्यान में रख के हम अपने फॉरेन पॉलिसी का निर्माण करते हैं। क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड के नेशन के हर देश का इंटरनेशनल अगर अफेयर्स की बात करें तो हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो सबकी फॉरेन पॉलिसी एक दूसरे से रिलेट करती है। तो अगर फॉरेन पॉलिसी में दूसरे देशों की या दूसरे देश की फॉरेन पॉलिसी को अगर हम ध्यान में रख के अपनी फॉरेन पॉलिसी का निर्माण नहीं करते हैं तो हर जगह एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वह क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए फॉरेन पॉलिसी का जब फॉर्मुलेट होता है, जब फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है तो हमेशा जो है इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वह दूसरे देशों की फॉरेन पॉलिसी से कितना इफेक्ट हो रही है, कितना प्रभावित हो रही है, और दूसरे देश जो है वह अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं या किस तरह से बना रहे हैं जिससे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वह अच्छे ढंग से काम करे। तो जब हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं, जब हम एक्सटर्नल फैक्टर को एनालाइज करते हैं
तो उसमें जो है हम देखते हैं कि जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएनओ आ जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, फिर जो हम इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं, फिर जो है हम अदर स्टेट्स के फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। लेकिन हम एक चीज ध्यान दें कि इसके साथ साथ हमें इंटरनेशनल लॉ भी हमारे फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट डालता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी हमारे फॉरेन पॉलिसी को जो है वह प्रभावित करता है, क्योंकि जब हम अपने फॉरेन पॉलिसी का निर्माण करते हैं तो अपने फॉरेन पॉलिसी के निर्माण में जो है वह कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल लॉ या अंतर्राष्ट्रीय कानून भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है, और उस आधार पे हम अपने फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। तो जब भी फॉरेन पॉलिसी का हम निर्माण करते हैं, जब भी हमारी फॉरेन पॉलिसी बनती है, तो इन सारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो है जो फैक्टर हैं इनको ध्यान में रख के बनाया जाता है, और इनके आधार पे ही या जो सभी वो फैक्टर जो हमारे फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ जो है इंटरनेशनल कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो है एटमॉस्फेयर भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करता है, कि वर्ल्ड ऑर्डर जैसा होगा वैसी हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी। जैसे कि अगर हम देखें तो कोविड के समय की फॉरेन पॉलिसी को अगर हम एनालाइज करें, तो कोविड के समय की फॉरेन पॉलिसी जो है वह बाउंड्री लेस हो गई थी, क्योंकि जिसके पास भी जो भी दवा होती थी, जो भी कोविड से रिलेटेड चीजें होती थी, इक्विपमेंट होते थे, वह जो है हर देश को सहायता देने के लिए तत्पर रहते थे, क्योंकि यह एक वर्ल्ड वाइड जो है प्रॉब्लम थी। तो जैसे होता क्या है कि माहौल के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वह प्रभावित होती रहती है। तो जैसा भी एटमॉस्फेयर होगा, जैसा भी वातावरण होगा, जैसा भी क्लाइमेट होगा, उसके हिसाब से जो है जैसी भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वह प्रभावित होगी, और इसका प्रभाव जो है हमें स्पष्ट दिखाई देता है। फिर जब हम बात करते हैं अपने तीसरे डिटर्मिनेंट की, या फिर तीसरे जो है एलिमेंट की, जो वो करता है प्रभावित, डिटर्मिनेंट की जो प्रभावित करता है हमारे फॉरेन पॉलिसी को, तो रोल ऑफ द पॉलिसी मेकर्स। जो पॉलिसी मेकर्स जो है वह भी हमारे फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। अब पॉलिसी मेकर हमारे पॉलिसी फॉरेन जो कह लीजिए कि पॉलिसी है उसको कैसे प्रभावित करते हैं, तो आप यह सोचिए कि यह जो है अनदर एक मेजर डिटर्मिनेंट है, जो या फैक्टर है, डिटर्मिनेंट फैक्टर है कि फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करता है। कैसे? अगर हम एनालाइज करें, एग्जांपल के तौर पे इंडिया को ले लेते हैं, तो वह नेहरू के समय की फॉरेन पॉलिसी को जब हम एनालाइज करेंगे, तो नेहरू के समय की फॉरेन पॉलिसी और फिर उसके जस्ट बाद उनकी ही बेटी इंदिरा गांधी के समय की फॉरेन पॉलिसी में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। क्योंकि हम जब फॉरेन पॉलिसी से होता है कि हम जो चीज जो बना रहा है उसके बनाने का, उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति के विचारों का, उस व्यक्ति के इच्छाओं का, उसकी आकांक्षाओं का, उसकी महत्वाकांक्षाओं का स्पष्ट प्रभाव जो है वह फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिल जाती है। क्योंकि जो भी नेशनल लीडर है, जो फॉरेन पॉलिसी को फॉर्म कर रहा है, जो फॉरेन पॉलिसी को बना रहा है, उसके विचारों का, उसके व्यक्तित्व का, दोनों के समय की फॉरेन पॉलिसी में अंतर आ जाएगा। क्योंकि दोनों की अगर हम फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज करें तो हमें महसूस होगा कि उस समय की फॉरेन पॉलिसी और इस समय की फॉरेन पॉलिसी में फर्क है। क्योंकि जिस व्यक्ति द्वारा फॉरेन पॉलिसी का निर्माण किया जाता है, जिस भी व्यक्ति के द्वारा फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उस व्यक्ति के विचारों का, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी पड़ता ही पड़ता है। अगर आप नेहरू की फॉरेन पॉलिसी को देखें तो उसमें उनका प्रभाव दिखाई देगा, इंदिरा गांधी की फॉरेन पॉलिसी को देखें तो इंदिरा गांधी का प्रभाव दिखाई देगा, नरेंद्र मोदी के समय की फॉरेन पॉलिसी को देखें तो नरेंद्र मोदी का प्रभाव दिखाई देगा, अटल बिहारी वाजपेयी की फॉरेन पॉलिसी को देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व का प्रभाव उस पर दिखता है। तो यह जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी पे पॉलिसी मेकर्स का भी प्रभाव दिखता है, और या इससे भी फॉरेन पॉलिसी प्रभावित होती ही होती है। नेहरू के फॉरेन पॉलिसी को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, नेहरू के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, और नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को समझ के आप नरेंद्र मोदी के समय की फॉरेन पॉलिसी को समझ सकते हैं, या नरेंद्र मोदी के समय की फॉरेन पॉलिसी को देख के उनके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। क्योंकि व्यक्तित्व या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी, उनका जो है उनकी सोच, उनके निर्णय, इन सब का प्रभाव जो है फॉरेन पॉलिसी पे पड़ता भी है और दिखाई भी देता है। तो इस तरह से जब हम फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने वाले बहुत सारे डिटर्मिनेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है प्रभावित होती है, या इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। फिर पॉलिसी मेकर्स की भी फॉरेन पॉलिसी पे प्रभाव पड़ता है,
आप वर्ल्ड के जितने भी देश हैं अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज करेंगे तो आप इनको स्पष्ट दिखाई देगा कि जिस तरह का भी लीडर है उसी तरह की फॉरेन पॉलिसी उसकी। अगर वो एग्रेसिव है तो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी होगा, अगर डिफेंसिव है तो डिफेंसिव मोड की फॉरेन पॉलिसी होगा, अगर वो कोऑपरेटिव है तो कोऑपरेटिव मोड की फॉरेन पॉलिसी होगी। तो जिस तरह की का लीडर होगा, जिस तरह का पॉलिसी मेकर होगा, उस तरह की फॉरेन पॉलिसी में आपको साफ साफ शब्दों में, साफ साफ अक्षरों में दिखाई देगी। तो क्योंकि कारण है कि वो जैसा उसका लीडर का जिस तरह का व्यक्तित्व होगा वो उस तरह का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा, उस तरह का एम डिसाइड करेगा। तो जिस तरह का एम ऑब्जेक्टिव होगा उस तरह की फॉरेन पॉलिसी होगी। फिर वो अपने वैल्यूज के आधार पे, अपने जो है सोच के आधार पे, अपने थॉट्स के आधार पे जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉर्म करता है। तो इस तरह से जब हम किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं या फिर जब हम फॉरेन पॉलिसी के बारे में चीजों को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी पे इन सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है, जिसको समझने की दृष्टि से हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, इंटरनल, एक्सटर्नल और पॉलिसी मेकर्स के रूप में। तो जब हम किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को अगर हमें समझना है तो इस वेरियस फैक्टर को भी ध्यान में रखना होगा। और यह जो है ये फैक्टर कहीं ना कहीं हमारे फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। और किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी जो है उसके नेशनल इंटरेस्ट का, एक कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने वाली, नेशनल इंटरेस्ट को जो है प्रस्तुत करने वाली एक जो है कुंजी होती है, एक जो है कह सकते हैं कि की होती है, जिससे हम किसी भी देश के नेशनल इंटरेस्ट को समझ सकते हैं, नेशनल जो है राष्ट्रीय हित को समझ सकते हैं। और फॉरेन पॉलिसी जो है वह कई सारे कारकों से, कई सारे फैक्टरों से प्रभावित होकर बनती है और उसकी सफलता के लिए भी कई सारे फैक्टर जो है वह इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह से हम जब किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमें यह चीज रियलाइज होती है कि हम जो है अपने फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से अपनी चीजों को प्रस्तुत कर सकते हैं। थैंक यू। आशा करता हूँ समझ में सबको आया होगा। कोशिश किया कि आसानी से समझ में आ जाए और आप लोगों को समझ में आया भी होगा। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।